नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। साथ में इससे पहले हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं और आज की इस वीडियो में 5वीं चैप्टर लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। उसके बाद फिर हम जो है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में लास्ट वीडियो है, ये फिजिक्स से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग कौन सा दिन नहीं कर सकते, यही आप लोग को पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है। पहला दिया ऑप्शन धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, पवन वाले दिन, गर्म दिन। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि बादल वाले दिन में आप लोग का सूर्य जो है नहीं उगेगा, जिसके वजह से सौर जो जल है यानी कि सौर का जो ऊर्जा है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पहला दिया गया ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या फिर कोयला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का सी, यानी कि सूर्य। सूर्य है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो आप लोगों ने जो सूर्य प्लेट देखे हैं, जो सूर्य प्लेट आप लोगों के घर में बहुत सारे लोग लगाते हैं तो देखे होंगे। तो कौन सा धातु का बना होता है वही पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा स्रोत है वो जो सूर्य ऊर्जा है उसका व्युत्पन्न मतलब नेगेटिव नहीं है। पहला दिया गया भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा। 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे सौर ऊर्जा अगर ए है तो इसके विपरीत, और ये जो है मान लीजिए बी है तो यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा विपरीत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, जैसे सौर ऊर्जा में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करती है, यानी कि संलयन होती है, फ्यूजन होती है। उसी प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा में भी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इस प्रकार से आप लोग का जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम प्लस यूरेनियम मिलके यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या को उत्पन्न करते हैं, जिससे हीट निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल है कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र एक युक्ति है जिसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कह सकते हैं, एक तरह से ऊर्जा जनरेट किया जाता है। उसमें जो चाल है उसमें कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो आप लोगों ने देखा होगा पवन विद्युत जनित्र जो यहाँ इतना बड़ा टावर होता लगा हुआ, ऐसे घूमते रहता है, और ये इसी घूमने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर विद्युत जनित्र लगा होता है, इसके अंदर मोटर टाइप, और यहाँ पर जो है यहाँ पे हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसका जो ये जो घूमते रहता है इसका कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल में उपयोग क्या होता है, प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। अभी हमने आप लोगों को बताया कि यह सिलिकॉन का बना होता है सौर सेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक जो स्रोत है वो कोयला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा कौन सा है। उत्तम ऊर्जा कौन सा है, तो यहाँ पर कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमास जो है यहाँ पे उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। 9 नंबर प्रश्न पे चलिए, दिया गया है कौन सा
परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला जो दिया गया है कि जैव मात्रा यानी कि बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या फिर भूतापीय ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। नो का सही उत्तर हो जाएगा बायोमास जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसे कोई भी उत्पन्न कर सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है कोयला। तो कोयला तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन का इमिशन होता है। लकड़ी भी नहीं है। तीसरा दिया गया है प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पहला दिया गया इथेनॉल, दूसरा दिया गया प्रोपेनॉल, तीसरा दिया गया इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। आप लोगों को पता भी होगा कि पेट्रोल में इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। इथेनॉल भी उसमें 10% मिलाया जा रहा है। तो इथेनॉल भी यहाँ पे ईंधन का एक रूप इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो दारू होता है वो इथेनॉल ही होता है। उसमें जब हम माचिस मारते हैं तो लहक जाता है, ठीक ना, आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये इथेनॉल जो है यौगिक जो है ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पहला जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, कोई नहीं। तो जैव मात्रा जो है नवीकरणीय स्रोत है। ये सब तो पहले से ही था, पेट्रोलियम और कोयला। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया गया गुजरात और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरौरा नाभिकीय संयंत्र विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे गलत आंसर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है कौन सा ऊर्जा को रूपांतरित ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला दिया गया तापीय, नाभिकीय, सौर ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? पहला दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस। 15 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को दर्पण कहा गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा 4 नंबर में। यहाँ पर आप लोग पूछा गया क्या? सौर कुकर। तो सौर कुकर में हमेशा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है या फिर कोई नहीं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल होता है। ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल को आप कैलोरी में बदलिए, कुछ में बदलिए, उससे मतलब नहीं है। ऊर्जा का जो एक्चुअल मात्रक होता है वो जूल ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका जो अर्थ है वो जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो होता है। जल का जो अर्थ होता है वो हाइड्रो होता है, ठीक है, हाइड्रो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? पहला सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। कोयला का उपयोग हम लोग करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं और यहाँ पे एलपीजी का तो उपयोग होता ही है, ठीक है, एलपीजी का उपयोग होता ही है, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग जो है वाहन में करते हैं, जहाँ पर जो गैस से चलने वाली जो वाहन होते हैं उसमें उपयोग करते हैं सीएनजी का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग नहीं होता है खाना बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसे
होती है। आकाशगंगा की कृति कैसी होती है? तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला नंबर दिया है दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, परवलयीय या फिर सर्पिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्तीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को प्रयुक्त नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त होता है? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या एल्यूमिनियम का छड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैडमियम का छड़ जो है नाभिकीय विखंडन या फिर कह सकते हैं फ्यूजन। फ्यूजन जब होता है तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। विखंडन जब होता है इसको इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। तो कैडमियम का छड़ का उपयोग किया जाता है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग के लिए उपयोगी होता है। दूसरा दिया गया NH3, NH3 भी NH3। तीसरा दिया गया CO2 और चौथा दिया गया नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 21 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम NH3 भी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी होता है और ये हानिकारक भी होता है। तो 21 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत है इनमें से कोई नहीं है। नाभिकीय संलयन एक अलग ऊर्जा है, इसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चंद्रमा से नहीं हो सकता। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा अगर आप लोग प्राप्त करते हैं तो क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम। इसका क्या आप लोग को चाहिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। यूरेनियम को ही यहाँ पे जो है रिएक्शन कराया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और हीट यहाँ पे इतना हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ऊर्जा का यानी विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे अथी होता है। उसके बाद चलिए 24 नंबर का। 24 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा उदाहरण नहीं है? पहला दिया गया लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम के रिएक्शन की वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, ये तो 25 का सौर ऊर्जा। दूसरा दिया गया कोयला, तीसरा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये जो तीनों हैं बी, सी और डी, ये तीनों नहीं हो सकते क्योंकि कोयला नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति पर पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है या फिर लकड़ी है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत भी है और पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत आप लोग को पूछा है तो यहाँ पे मुख्य स्रोत में सूर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला दिया गया पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम जो है यहाँ पर जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? पहला दिया गया है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? पहला दिया गया है भूतापीय, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है लकड़ी, दूसरा दिया गया पेट्रोलियम, तीसरा दिया गया कोयला या फिर इनमें से सभी। तो ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी जो है नवीकरणीय स्रोत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CO2, CH4, H2A, Hg, H2S। इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस का मुख्य अवयव। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH4 यानी कि मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो जब आप लोग जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कौन सा गैस निकलती है, ये आप लोग को पूछा गया है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? कार्बन भी निकलता है जलाने पे, सल्फर भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है। तो ये तीनों आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर यानी कि जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है तापक, ईंधन, इंजन, कोई नहीं। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन उसको बोला जाता है। जैसे लकड़ी जो है जलकर यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं इसलिए उसे ईंधन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का जो मुख्य घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कोयला। यह भी आप लोग का प्रश्न आया था जिसमें मीथेन की जगह पर CH4 दिया गया था। CH4 का मतलब भी मीथेन ही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में प्रकाश पड़ने पर यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है या फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, घटती है, इनमें से कोई नहीं। 36 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। तो सौर सेल बनाने के लिए उपयुक्त होने वाला जो अर्धचालक है वो कौन सा है? सिल्वर है, जर्मेनियम है, लेड है, कॉपर है। 37 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम है। जर्मेनियम से यहाँ पे सौर सेल के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन है? बायोगैस का जो प्रमुख अवयव है वो कौन है? तो यहाँ पर आप लोग को हमने पहले भी बताया कि मीथेन होगा। ये तीसरा नंबर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है इस वीडियो में। यहाँ पर 38 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में के अंदर का ताप होता है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप होता है, उसके अंदर कितना होता है? 39 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका 100 डिग्री तक या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री 140 से 200 या फिर 200 से 1000। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्विच प्लेट होते हैं उसको लगाकर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। उसको क्या बोलते हैं? सौर सेल। जो स्विच प्लेट होता है उसी को सौर सेल बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? पहला दिया गया स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसका जो ये पंख लगा होता है आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से सौर ऊर्जा पवन चक्की में जो यहाँ पे वायु के जो स्पीड होते हैं उसकी वजह से ये घूमते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गति ऊर्जा मिलती है। और गति ऊर्जा मिलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पर मोटर लगा होता है और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसा स्रोत है? प्राकृतिक गैस है और कैसा स्रोत है ऊर्जा का? नवीकरणीय, वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। 42 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली जो युक्ति है उसे सौर सेल कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग को पहला कोयला दिया गया, पेट्रोलियम दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया, उपयुक्त सभी। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जीवाश्म ईंधन में तीनों आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन माना जाता है? सूर्य, पेट्रोलियम,
कोयला या फिर प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है। नाभिकीय विखंडन जब होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि नाभिकीय विखंडन, फ्यूजन, इसको इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं, जब फ्यूजन होता है तो इसमें बोला गया कि मुक्त ऊर्जा परिमाण यानी कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका 200 मेगावाट वोल्ट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 200 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, कि लगभग 4 स्क्वायर एम साइज के एक और सेल का विभवांतर होता है। तो यहाँ पर आप लोग 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.4 से 0.5 वोल्ट के बीच में। चलिए 48 नंबर प्रश्न में, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पहला जर्मनी, भारत, डेनमार्क, चीन। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ पे पवन चक्की बहुत लगा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और वहाँ पर जो है हवा हमेशा चलती रहती है, जिसकी वजह से ये काम भी करता है सही तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में, जल विद्युत स्रोत ऊर्जा कैसा स्रोत है? जल विद्युत स्रोत जो है ऊर्जा कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त या फिर बी एंड सी दोनों। 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नवीकरणीय स्रोत भी है जल विद्युत, और ये प्रदूषण भी नहीं करता है। 50 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में, इसमें दिया गया है कि आप दोनों उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो दोनों उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? पहला दिया गया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जिसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे जो है मिलकर हीलियम का निर्माण करती है और ऊर्जा ये यहाँ पे सौर ऊर्जा में होता है, तो उसी को कहा गया है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है, इंग्लिश में इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूजन होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया कि सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व है। तो सौर सेल को निर्माण करने वाले उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो हमने ये जो प्रश्न है तीसरा बार ये आ चुका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे, 53 में दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 EV इक्वल टू क्या होता है? 1 EV इक्वल टू किसके बराबर होता है? कितना जूल होता है? तो यहाँ पर आप लोग पहला ऑप्शन दिया गया है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, ये भी आप लोगों का 16.02 दिया गया है, ये आप लोग को 0.1602 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, ये आप लोग का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर कोयला, सूर्य, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 54 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य जो है मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत पूछा गया है तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में, लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। लकड़ी के भंजक में जब लकड़ी को जला देते हैं और उसके बाद जो भंजक उसका बचता है, या फिर कह सकते हैं और पाउडर जैसा जो भंजक होता है, उसके आसवन करने के बाद जो बचा अवशेष होता है उसको क्या कहते हैं? तो इस पहला दिया गया कोक, लकड़ी का कोयला, कोलतार या फिर राख। तो यहाँ पर राख को हटाने के बाद जो कोलतार निकलता है उसको कोलतार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला तत्व है या फिर पदार्थ है। तो सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे, भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? ये आप लोगों को पूछा गया। 57 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 से 7 किलोवाट घंटा, यानी कि पर घंटा 4 से 7 किलोवाट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पृथ्वी के गर्भ में दबे पदार्थ और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? तो पहला दिया गया जीवाश्म, चारकोल, ए और बी दोनों या फिर गोबर गैस। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जीवाश्म ईंधन भी बनते हैं और चारकोल भी आप लोगों को प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ए और बी दोनों हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप क्या होता है? ये हमने आप लोगों को बताया, ये दूसरी बार ये प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर का 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय संलयन। जब भी दो नाभिक को जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक नाभिक है, ये दो नाभिकों में छोटे नाभिक में टूट गया, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, इसको कहा जाता है, यानी कि विखंडन मतलब टूट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे दिया गया बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर सेल पैनल इसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है? तो यहाँ पे बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर उपस्थित नहीं होता और उसको विघटित किया जाता है। 63 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गोबर, वनस्पति या फिर बाहित मलजल या फिर इनमें से सभी। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को बाहर किया जाता है, विघटित किया जा सकता है, गोबर को, वनस्पति पौधे को या फिर बाहित मलजल को। यहाँ पर आप लोग 64 नंबर पे चलिए। इसमें दिया गया सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान करता है? 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया अवरक्त की विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवरक्त विकिरण। पराबैंगनी, ये जो पराबैंगनी किरण है या फिर विकिरण जो है ये तो आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन परत है वही इसको आने नहीं देता है, लेकिन अवरक्त किरणें वो आती है जिसकी वजह से यहाँ पे गर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा योगदान अवरक्त किरणों का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में अन्य तारा में ऊर्जा के शस्त्र हैं। अन्य तारा में यानी कि जो सूर्य को छोड़कर अन्य तारा में जो ऊर्जा के शस्त्र क्या हैं? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। उसमें भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं होती है जिसकी वजह से अन्य तारा में ऊर्जा का शस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया सौर सेल पैनल बनाया जाता है। सौर सेल पैनल कैसे बनाया जाता है? तो 66 में पहला ऑप्शन दिया गया सौर जल उष्मकों को संयोजित करके, बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित करके, सौर कुकरों को संयोजित करके, इनमें से कोई नहीं। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित करके सौर सेल पैनल बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है हेम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हेम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे कौन सा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ये आप लोग पूछा, ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का या फिर ऊर्जा का उपयोग की दक्षता सुधारने का, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों उपाय कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऊर्जा स्रोत का जो चयन है वो किस पे निर्भर करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर, स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता पे, स्रोत को उपयोग का पर्यावरण प्रभाव जैसे कारकों पर, उपयुक्त तीनों कारकों पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों पर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सुगमता भी होना चाहिए, उस ऊर्जा को निकालने के लिए लागत भी कम लगना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। साथ में प्रौद्योगिकी दक्षता क्या है, क्षमता क्या है, इसको भी देखना होता है कि आप लोग वहाँ पे किसी देश के अंदर वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं जो उस ऊर्जा को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, आगे ले जा सकती है। साथ में ये भी देखना होता है कि उस ऊर्जा की वजह से पर्यावरण पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया है अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पवन में मुख्यतः जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी सही है, क्योंकि जब हीट होता है तभी यहाँ पे दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर संलयन होता है और उससे उच्च ताप निकलता है। उसके बाद फिर बी नंबर में दिया गया है हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से
व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, उल्टा, यानी कि ऊर्जा का जो ऊर्जा स्रोत है, सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वो अन्य ऊर्जा स्रोतों से अलग होता है, उसका निर्माण की प्रक्रिया भी अलग होती है, तो ये भी सही है। तीसरा नंबर जो सी नंबर में दिया गया है, सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग हमने बताया है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में, बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो 70 का ये दिया गया है कि बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है। बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता ऑप्शन नंबर ए का। बी में दिया गया देखने के लिए कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, ये भी मतलब नहीं बनता है। उसका फिर दिया गया है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, ये सही हो सकता है, ठीक है। और इनमें से सभी सही है, नहीं ये भी नहीं सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 नंबर का। तो हमने आप लोग को फिजिक्स से रिलेटेड पाँचों जो आप लोग के चैप्टर हैं 10th क्लास में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, हमने करवा दिए हैं। कल से आप लोग को केमिस्ट्री के चैप्टर, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सब क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसके बाद फिर बायो का, उसी प्रकार से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 10th बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे। धन्यवाद।